सीनियर तज्ज़ियाकार माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर निसार सैयद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने गुफ्तगू सुनी होगी नाज़िम मलिक साहब और ख्वाजा मतीन साहब की, और जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है, आपको क्या लगता है शरपसंदों को चुन चुन कर पाकिस्तान निशाना बना रहा है, और न सिर्फ शरपसंदों को बल्कि उनके ठिकानों को भी? अब हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? जी, पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया है काफ़ी अरसे, और अफगानिस्तान से मुसलसल कालारंग तहरीक तालिबान और इस तरह के मुख्तलिफ गिरोह पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में मुलव्विस हो रहे थे। वो एक तरफ पाकिस्तान के निहत्ती अवाम को टारगेट करते थे, तो दूसरी तरफ अफवाज पाकिस्तान के जवानों और हमारे जवानों को मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने टारगेट किया है। पाकिस्तान की जानिब से बारहा अफगान हुकूमत को ये कहा जाता रहा और ये पैगाम दिया जाता रहा कि वो अपने हाथ से होने वाली पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी को रोके और इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन अफगानिस्तान की जो ये अबूरी हुकूमत है और इससे पुरानी हुकूमत जो थी, वो भी ये कोशिश करती रही कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन को हिंदुस्तान के हाथों इस्तेमाल करवाती रहे। और इंडियन रॉ ने और इंडिया के एजेंसियों ने पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन को मुसलसल इस्तेमाल किया है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, चाहे वो बलूचिस्तान का इलाका हो। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल होती रही है। तहरीक तालिबान के दहशतगर्द सरबराह को, जिसको नूरुल वली महसूद को टारगेट किया गया है, वो भी इसी बात का टारगेट था कि जब उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के जवानों को टारगेट किया और अफगान हुकूमत ने उनके खिलाफ कार्रवाई न की, तो पाकिस्तान को ही कार्रवाई करना पड़ी। और आज भी जो पाकिस्तान फिजाइया ने जो हमले किए हैं, उनमें उन्होंने अफगान आबादी को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन टेररिस्ट जो स्पॉट से जहां से दहशतगर्दों की सरगर्मियां जारी थी पाकिस्तान के खिलाफ, उनको निशाना बनाया है, ताकि वहां पर मौजूद दहशत गर्दों का कला कमा किया जा सके। अब अफगान हुकूमत अगर ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है और वो इस जिम्मेदारी को करने से कोताही बरत रही है और वो हिंदुस्तान की लाइन पर या रॉ की लाइन पर ये सरगर्मियां अंजाम दिलवा रही है, तो पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि वो अपनी सरहदों को और अपनी अवाम को और अपने जवानों की हिफाजत के लिए खुद कोई कार्रवाई करे। और पाकिस्तान ने ये सर्जिकल स्ट्राइक जो करी हैं या लिमिटेड ऑपरेशन जो किए हैं, उसका हदफ वही दहशत गर्द हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की वाकयात में मुलव्विस हैं, और जो अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन जब उसने कार्रवाई नहीं करी तो पाकिस्तान को ये मजबूरन ही काम करना पड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है। निसार साहब, आपका बैनुल-अक़वामी जो है उमूर के ऊपर काफ़ी गहरा तज्ज़िया होता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान की जो क़यादत है, अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है, वो ट्रैप हो गई है भारत के हाथों? क्योंकि टाइमिंग्स बड़ी अहम हैं। इस वक्त वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के जो है वो दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, और ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान को ऊपर जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर एक हमला किया गया, और अब उससे जो है वो विड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है, सीज़ फायर की दरख्वास्तें करने की कोशिशें की जा रही हैं। जी देखें, अफगान हुकूमत मुस्तकिल अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान के हाथों, हिंदुस्तान हुकूमत के हाथों ट्रैप ही दिखाई देती है। वो चेहरे तब्दील होते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। यानी 6 से 7 मिलियन अफगानियों की पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी की है, उनको यहाँ पे सहूलियात फराम की है, उनको कारोबार की सहूलत फराम करी है। इवन ये कि पाकिस्तानियों की हक तलफी हुई, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इनको सोवियत यूनियन की वॉर के बाद यहाँ पर उनको अपना मेहमान बनाया और उनको सर्विसेज फराम करी। लेकिन ये माजरत के साथ ये एक नाशुक्री और ना मतलब जो है वो शुक्र अंदाज कौम है, जो हमेशा अपने ही मौसिनों के खिलाफ कार्रवाई करती दिखाई देती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अंदरूनी वाकयात हो तो आपको अफगानी शहरी दिखाई देते हैं, पाकिस्तान में मुनशियात की फरोख्त हो तो आपको अफगानी शहरी दिखाई देते हैं, पाकिस्तान में असलहे की फरोख्त हो तो आपको अफगान शहरी दिखाई देते हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान हुकूमत ने हमेशा तहम्मुल किया और उनको एक बरादर मुल्क और अपने मुसलमान भाइयों के तौर पे ट्रीट किया। लेकिन हमें उसके एवज जो है, हमें ये बारहा दिखाई देता है कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है और उनके अवाम की जो एक खास तबका है, वो इंडिया की तरफ टिल्ट करता है, और वो हमेशा हिंदुस्तान के हाथों पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा है। आप पुरानी हुकूमत देखें और अब ये मौजूदा अफगान वजीर खारजा का इंडिया का दौरा देखें, उसमें उनके इंडिया के साथ ये पेंगे बढ़ाना और इंडिया का उनके साथ सरपरस्ती करना, वो सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी के सबब है कि पाकिस्तानी फौज के हाथों जो हिंदुस्तान को अपनी इस जंग में शिकस्त हुई थी, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने जो है दोबारा इनको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और जब अफवाज पाकिस्तान ने रद्द अमल दिया है, तो अब ये जो है वो सीज फायर की बातें कर रहे हैं, सीज फायर की अपीलें कर रहे हैं, सीज फायर के पैगाम पहुंचा रहे हैं, जबकि इससे कुछ घंटे पहले तक इन्होंने जो है पाकिस्तान की शहरी आबादी को भी निशाना बनाने की कोशिश की है।
ठीक है निसार साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, अगर सीज फायर हो भी जाता है तो इसके बाद हालात किस तरफ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं टेररिस्ट के खिलाफ जो है, और पाकिस्तान जो है वो अब टेररिज्म के अगेंस्ट जो है वो जाके जो है वो इस वक्त ऑपरेशन कर रहा है और उन ठिकानों को निशाना बना रहा है। मैं मुनव्वर हुसैन साहब से भी गुफ्तगू कर रहा था, उन्होंने कहा कि एक मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए। तो वो मैकेनिज्म किस तरीके से बनाया जाए और उस मैकेनिज्म को चलाया कैसे जाए, कौन से ममालिक ऐसे हैं जो कि इस मैकेनिज्म को बनाने के अंदर पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं? देखिए, जो इस इलाके की रीजनल पावर्स हैं, बिलखुसूस चाइना और रशिया, वो इस के अंदर एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं और अफगानिस्तान हुकूमत से भी उनके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। वो बारहा पाकिस्तान उनसे गुजारिश करता रहा है अफगान हुकूमत से कि वो कोई ऐसे मैकेनिज्म ड्रॉ करें कि जिसके सबब वहां पर मौजूद दहशत गर्दों के ठिकानों का खात्मा किया जा सके और पाकिस्तान के अंदर होने वाली दरअंदाजी और दहशत गर्दी के वाकयात की रोकथाम की जा सके। लेकिन अफसोस ये है कि अफगान हुकूमत इसमें कोई सीरियस मेजर्स लेती हुई दिखाई नहीं देती, बल्कि उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशत गर्दों को ना सिर्फ वहां पर पनाहगाहें बना के दी हैं, बल्कि ये इतलात भी है कि वहां पर उनके ट्रेनिंग कैंप्स भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मुसलसल दहशत गर्दी के वाकयात होते चले आते हैं। और वो क्योंकि बॉर्डर में इस तरह से आसानी से मूव करते हैं कि जिसके सबब पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की कॉन्वाय को और जवानों को दहशत गर्दी का निशाना बनाया है। तो एक तहम्मुल की एक हद होती है, वो तहम्मुल की हद जब खत्म होती है तो फिर आपका रिटेलिएशन, आपका रिएक्शन सामने आता है। और वो रिएक्शन जो है वो आपके इस एक्शन पे सामने आता है कि जिसमें आप एक मुल्क की खुद मुख्तारी को ना सिर्फ चैलेंज करते हैं, बल्कि उस मुल्क के मतलूब दहशत गर्दों को अपने यहाँ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और उनको मौके फराहम करते हैं कि वो उस मुल्क के खिलाफ अदम इस्तेकाम की साजिशें कर सके। तो ये अफगान हुकूमत की अब तक की रविश रही है। अगर मैकेनिज्म बनाना है तो उसमें चाइना और रशिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ताकत नहीं चाहती कि इस इलाके में डिस्टेबलाइजेशन हो। लेकिन अफसोस ये कि अफगान हुकूमत हिंदुस्तानी एजेंसीज की और उनकी हुकूमत के हाथों जो है वो ट्रैप होकर इस रीजन को अदम इस्तेकाम से दो चार करने की साजिश का किरदार अदा कर रही है। चाइना और रशिया की तो निसार साहब आपने बात की, मुस्लिम ममालिक इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हुए नजर आ रहे हैं आपको इस झड़प के बाद और इस कशीदगी के बाद? क्या तशवीश की हद तक ही महदूद है? ये मुस्लिम ममालिक का रोल तो हमेशा से आपको पता है कि तशवीश से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। और जब पाक इंडिया जंग हुई थी तो उसमें भी वो तशवीश से ज़्यादा आगे अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सके थे। लेकिन उम्मीद है कि इसमें कतर कोई अपना रोल बड़ा प्ले कर सकता है, क्योंकि अफगान तालिबान का एक सिफारती मरकज़ जो है वो दोहा के अंदर मौजूद है। दूसरी जानिब सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट भी हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब भी आगे बढ़कर इसमें अपना किरदार अदा करेगा। दूसरा, हमारे साथ जो है ईरान की सरहदें लगती हैं और वो भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो कोई जो है वो इस तरह के वाकयात मजीद बढ़ें जिससे ये खित्ता और ये बॉर्डर्स इनसिक्योर हों, और वो भी अपना जो है वो तालिबान पर अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकता है। ये तीन ममालिक और चौथा टर्की हम कह सकते हैं कि अपना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं मुस्लिम ममालिक के अंदर। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि चाइना का रोल इसमें ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि चाइना का अफगान तालिबान से एक बड़े करीबी ताल्लुकात भी हैं और वहाँ पर डेवलपमेंट के बड़े मंसूबों में भी काम कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। तो चाइना का इस इलाके में रोल बहुत ज़्यादा अहम है और वो नहीं चाहेगा कि ये मामलात आगे बढ़ें और अफगान तालिबान को ऊपर वो एक अपना मौसर अगर दबाव इस्तेमाल करे तो आइंदा उम्मीद है कि तालिबान इस तरह की हिमाकतें ना करें, तालिबान हुकूमत जो है, और वो किसी सूरत अफगान तालिबान पाकिस्तानी तालिबान दहशत गर्दों को अपने यहाँ स्पेस ना दें कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इस तरह की दहशत गर्दी के वाकयात परवान चढ़ें। बिल्कुल निसार साहब, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट मुआहदा हुआ था और इस मुआहदे की जो शराइत थी वो ये थी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला जो है वो सऊदी अरब के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा, सऊदी अरब के ऊपर अगर हमला होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब सऊदी वजारत ख़ारजा की जानिब से ये बयान सामने आया है और उन्होंने बड़ी गहरी तशवीश का इजहार किया और सब्र तहम्मुल और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल करने की बात की है। तो सऊदी अरब भी जो है वो यहाँ पर एक अहम रोल प्ले कर सकता है इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर? जी, सऊदी अरब का इस्लामी दुनिया में एक अच्छा और एक मौसर इस्लामी तशख़्ख़ुस है और बड़ा किरदार है। वो कोई आपके साथ जंग के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं हो सकेगा क्योंकि जो उनकी कैपेसिटी है, लेकिन वो अपना सिफारती और अपना मजहबी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इन मामलात में अपना किरदार अदा कर सकता है और अदा करता रहा है। तो इस उम्मीद ये है कि अफगान तालिबान आज की इन रिएक्शनरी जो एक्टिविटीज़ पाकिस्तान फोर्सेस ने करी हैं और जिस तरह वो
सीज फायर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वही उनके लिए काफी सबक आमोज बन चुकी हैं तालिबान हुकूमत के लिए। और उम्मीद है कि वो आइंदा अपने यहाँ इस तरह की दहशतगर्दी के जो स्पॉट्स हैं, जो उनके मराकज हैं, उनको मजीद जो है वो उनको फ्री हैंड नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम करें, क्योंकि आज उनको अच्छा खासा सबक मिला है। लेकिन इसके बाद भी ये हो सकता है कि मजीद इस्लामी ममालिक और रीजनल कंट्रीज भी अपना रोल प्ले करें और इसके हवाले से कोई ऐसा मैकेनिज्म ड्रॉ करवाएं जो बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट और ड्यूरेबल हो, जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात आइंदा होने से रोके जा सकें। अच्छा निसार साहब, 10 मई को जो पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया था, जिसके बाद भारत जो है वो सीज फायर के ऊपर मजबूर हो गया था, और आज 1 घंटे के अंदर अफगानिस्तान भी जो है वो सीज फायर के लिए दरखास्तें कर रहा है। और अभी गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि कुछ ऐसी मूवमेंट्स भी नज़र आई और ऐसे बयानात भी नज़र आए भारत की जानिब से कि वो दोबारा एक एडवेंचर करने का प्लान कर रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर अफगानिस्तान ने जिस तरीके से ये एडवेंचर किया है तो ये भारत की इमा के ऊपर किया यकीनी तौर के ऊपर, तो भारत इससे फ़ायदा उठाते हुए अटेंशन डाइवर्ट करके जो है वो एक नया महाज खोल सकता है ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर? जी, अब अगर आप इंडियन मीडिया देख रहे होंगे तो उसमें ये बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर को इंगेज किया जाए, और ये बहुत राइट टाइम है। लेकिन देखें, जंगें इतनी एक घंटों में तो तैयार नहीं होती हैं। दूसरी बात है कि जो इंडिया को पाकिस्तान अफवाज के हाथों जो शिकस्त और जिल्लत उठानी पड़ी है, वो दोबारा फौरी तौर पर कोई ऐसे इकदाम पे नहीं जाएंगी कि जिसके लिए उनको जो है दोबारा कोई ऐसा जो रिएक्शन सामने आना पड़े जो उन्होंने पहले भुगता है, क्योंकि पहले भी उन्होंने पाकिस्तान को मिसकैलकुलेट किया था। जब मिसकैलकुलेट किया तो उनको फौरी तौर पर जो है वो ट्रंप के साथ अपील करना पड़ी कि हमें इस सीज फायर को मैनेज करें, और वो सीज फायर मैनेज हुआ। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी उनकी मीडिया में तो मौजूद है, क्योंकि उनका मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग है और वो चाहता है कि कोई ना कोई जंग हो जाए, जबकि वो जब पिटते हैं तो उसके बाद जो है वो शर्मिंदा होते हैं और बाद में वो अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। वरना उससे पहले वो कराची भी फतह कर चुके होते हैं, पिंडी भी फतह कर चुके होते हैं और पाकिस्तान को तबाह कर चुके होते हैं। लेकिन वो जब बाद में ख्वाब गफलत से बेदार होते हैं तो उनकी अपनी जो है वो 6 जहाज गिरा दिए जा चुके होते हैं। तो इसलिए उनकी ख्वाहिशात एक तरफ हैं कि वो चाहते हैं ईस्टर्न बॉर्डर को इंगेज किया जाए, लेकिन इन रियलिटी वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि कोई नया जो एडवेंचर करें फौरी तौर पर। हाँ, उनकी ख्वाहिश जरूर है, उनकी एयरफोर्स और उनके दीगर लोग इस वक्त माहौल बना रहे हैं, मोदी माहौल बना रहा है कि पाकिस्तान को दोबारा जो है वो इंगेज किया जाए किसी नई वॉर के अंदर। लेकिन फौरी तौर पर शायद वो इसका तहम्मुल नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल जो जिसे हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल हालात भी इसके लिए फिलहाल इतने साजगार नहीं है। उसके लिए पहले उन्हें कोई ड्रामा रचाना पड़ेगा, जैसे उन्होंने पहलगाम किया था, पुलवामा किया था। उससे पहले वो कोई इस तरह काम नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान पे कोई एग्रेशन करें। तो उसके लिए उनको पहले कोई ड्रामा, वो उसके लिए कोई ड्रामा बनाएंगे और फिर कोई ड्रामा करेंगे, इसकी बुनियाद पर अगर उन्होंने कोई गलती करी तो वो उस बुनियाद पर कर सकते हैं। अलबत्ता वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के अंदर ये दरअंदाजी करते रहे हैं और करवाते रहे हैं, लेकिन आज जो हमारी अफवाज की जानिब से सख्त रिएक्शन दिया गया है और उनके अंदर 3 पॉइंट टारगेट्स किए गए हैं, तो उससे अफगानों को भी ये सबक मिला है कि उन्होंने जिनके कहने पर किया था वो इनकी मदद करने नहीं आए और पिटाई उनको खुद ही खाना पड़ी है। तो शायद वो आइंदा एहतियात करेंगे और वो इंडिया और उनकी इदारों के कहने पर कोई इस तरह के एडवेंचर का शौक मजीद नहीं रखेंगे, जिसका शौक उन्होंने कुछ दिनों पहले किया और आज उनको खुद इसका खुमियाजा तनहा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है निसार साहब, हालिया कशीदगी के बाद यूएसए इंटरवीन कर सकता है इस मामले के अंदर, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बारहा इस बात का जिक्र किया गया कि अमेरिका को बगराम एयरबेस जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो बगराम एयरबेस हासिल करने के लिए यहाँ पर अमेरिका दोबारा जो है वो एंट्री दे सकता है, और अगर उसने एंट्री दी तो खित्ते के दीगर ममालिक जो है क्या उसकी एंट्री को यहाँ पर कबूल करेंगे, और इसके नताइज क्या होंगे खित्ते के ऊपर? फिर देखिए, मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि इसके अंदर यूएस इंटरवीन की जरूरत पड़े। इसके लिए यहाँ के रीजनल जो कंट्रीज हैं वो खुद काफी हैं। दूसरी बात ये कि अमेरिका की यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है खुद अफगानिस्तान के अंदर भी, और क्योंकि अफगानिस्तान ने अमेरिका को वहां से बेदखल किया है और वहां पे उनकी जो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट थी वो टॉपल की है। वो कि ये जो गवर्नमेंट आई थी वो यानी हम कह सकते थे कि वो पाकिस्तान टिल्ट रखती थी, लेकिन बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता इंडियन एजेंसीज ने उसको हाईजैक किया और उसने अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा क्रिएट किया है। लेकिन बहरहाल उधर फिर भी पाकिस्तान के जो जिसे हम कह सकते हैं कि हामी कुव्वतें वहाँ पे फिर भी मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर। वो इतने ज्यादा लाताल्लुक पाकिस्तान वहाँ से नहीं है अफगानिस्तान के अंदर से कि वो किसी को मौका देगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ पूरा का पूरा एक मुल्क को लेके जा सके। तो इसलिए इस सूरत हाल में थोड़ा सा जो है वो हमें आगे समझने की जरूरत पड़ेगी कि पाकिस्तान
اس صورتحال کو اتنا زیادہ اپنے خلاف نہیں جانے دے گا. دوسری بات ہے کہ ریجنل کنٹریز بھی وہاں پہ کوئی بیس امریکن بیس بننے کے حق میں نہیں ہے بیک گراؤنڈ کے اندر کہ وہ وہاں پہ امریکہ آئے اور دوبارہ بیٹھے. وہ کہ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ وہ وہاں پہ آئیں اور بیٹھیں اور وہاں سے سینٹرل ایشیا اور پاکستان، ایران اور چائنا اور رشیا تک اپنے جو ہے نا دائرہ اختیار کو بڑھائیں، لیکن فی الحال اس کی پاسبلٹی نہیں دکھائی دیتی. نثار صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ افغان وزارت دفاع کی جانب سے ابھی تازہ بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر لیا. کن ٹارگٹس کا ذکر کر رہے ہیں؟ 1 گھنٹے کے اندر تو سیز فائر کے لیے گھٹنے ٹھیک دی انہوں نے. جی، وہ انہوں نے پاکستان کے اندر، آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے مختلف بارڈرز پہ حملے کیے تھے، وہ ان کے ٹارگٹس سے، اور جب ہم نے جوابی طور پر ان کی چوکیاں اور ان کی چیک پوسٹ تباہ کر دی تو وہ ٹارگٹس ویسے ہی اچیو ہوئے ہیں. پاکستان ایئر فورس نے ان کے اہم علاقوں میں جا کے کارروائی کری اور دہشت گردوں کے مراکز کو تباہ کیا ہے. تو یہ اچیومنٹ تو ہماری ہیں. ان کی طرف سے تو اب تک جو پہلا حملہ کیا گیا تھا اس کی پچپائی سے ہی وہ باہر نہیں نکل سکے ہیں. تو اس لیے یہ تو ایک اپنا فیس سیونگ والے بیانات ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اور جو دہشت گردی کے مراکز کو جو ٹارگٹ پاک فوج نے کیا ہے اور پاک فضائیہ نے کیا ہے، وہ تو اس کو انٹروین بھی نہیں کر سکے ان اٹیکس کو. تو اس لیے اس طرح کے بیانات تو ان کی جسٹ فیس سیونگ ہے کہ وہ اپنے بیانات کے ذریعے اپنے لوگوں کو اور اپنے ہاں جو وہ اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں جو ایکسٹریمزم چاہتے ہیں ان کو مطمئن کر سکیں. ٹھیک ہے نثار صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جو امریکہ یہاں پر اسلحہ چھوڑ کر گیا تھا وہ خوارج کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے. پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے بارہا بین الاقوامی برادری کو اس بارے میں آگاہ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو تنظیمیں ہیں خوارج کی، یہ اس اسلحے کو استعمال کر رہی ہیں اور وہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو خطے کے دیگر ممالک جو ہے اس اسلحے کو ضبط کرنے کے لیے افغانستان کی عبوری حکومت کے اوپر زور نہیں ڈال رہے اور امریکہ خود بھی زور نہیں ڈال رہا. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، امریکہ تو بہت ہی اس نے ایسٹمپور وہاں سے ایگزٹ کیا تھا اور لگتا یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ وہاں پہ کوئی ایسی کمزور حکومت سامنے آئے کہ جو انہی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کے ہاتھوں میں کنٹرول ہو اور وہ پورے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرے. اور گو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں مکمل طور پہ کلی طور پہ تو کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن جزوی طور پر وہاں پر اس طرح کے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں کہ جو وہاں پر امریکی اس ایجنڈے کے مطابق کہ اس پورے ریجن کو ڈسٹیبلائز کریں اس پہ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور وہ آپ کو بارہا دکھائی دیتا ہے کہ کبھی وہ پاکستان کے اندر دراندازی کرتے ہیں، کبھی وہ کہیں اور دہشت گردی کے واقعات کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ان دہشت گردوں کا اصل ہدف پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان سے نکالے گئے یا پاکستان سے فرار کیے ہوئے یہ جو تکفیری یا جسے آپ بول سکتے ہیں فتنہ خوارج کے دہشت گرد ہیں، ان کی یہی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے سرد پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کر سکیں اور وہ اس اسلحے کے ذریعے اور اپنی اسی نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان میں آئے روز کوئی نہ کوئی کارروائی کرتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے بارہا اس حوالے سے افغان حکومت کو، جو عبوری حکومت ہے، اس کو تنبیہ کری جاتی رہی ہے، درخواست کی جاتی رہی ہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کری. اب اس کا کیا ایجنڈا ہے، یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، کس کے کہنے پہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، یہ تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے وقت آئے گا تو پتہ چلتا رہے گا کہ اس کے پیچھے کون کون سی قوتیں ہیں. لیکن ان کا اصل ہدف یہ ہے کہ اس علاقے کو عدم استحکام سے دوچار کریں تاکہ دشمن ممالک اس سے فائدہ اٹھا کر یہاں پر اپنے وجود کو برقرار رکھ سکیں. ٹھیک ہے نثار صاحب، ایک سوال میں آپ سے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو موجودہ اس وقت سیاسی حالات ہیں اور ایک سیاسی بیانیہ جو ہے وہ بنایا گیا کہ بات چیت کر لی جائے افغانستان کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کر لیا جائے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے گزشتہ روز جو پریس کانفرنس کی گئی تھی اس میں انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا تھا. انہوں نے کہا کہ جب 6 اور 7 مئی کی شب پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا بھارت کی جانب سے، تب کیوں کسی نے نہیں کہا کہ بات چیت کر لی جائے. آج اب افغانستان نے جب پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور جس طریقے کی جھڑپ کی گئی ہے، تو کیا اس پر جو ہے پاکستان میں جو بیانیہ بنایا گیا تھا، کیا اب بھی وہ یہی بات کریں گے کہ بیٹھ کر بات کر لی جائے؟ دیکھیں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان متواتر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ اس دہشت گردی خلاف آواز اٹھاتا رہا ہے، بات چیت کرتا رہا ہے، پیغام رسانی کرتا رہا ہے. لیکن یہ افغان حکومت ہے کہ جو اس بات چیت کا جواب نہیں دیتی رہی ہے. یہ افغان حکومت ہے کہ جو ان دہشت گردوں کی سرپرستی کرتی رہی ہے یا ان کی موجودگی پر آنکھیں بند کرتی رہی ہے. پاکستان میں کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کوشش نہ کی ہو کہ ان افغان حکومت کو سمجھائیں اور بتائیں اور ان کو ایون ان کو ٹارگیٹس بھی بتائیں کہ کہاں کہاں سے بیٹھ کر یہ دہشت گرد پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. لیکن جب افغان حکومت نے اس پہ کارروائی نہیں کری تو مجبوراً افواج پاکستان کو ان دہشت گرد اسپاٹس کے خلاف، ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنا پڑی
کہ جن کی دہشت گردی کے سبب ہماری عوام اور ہماری افواج دہشت گردی کا نشانہ بن رہی ہے. تو یہ رائٹ آف ڈیفینس تو ہمارے پاس موجود تھا اور ہم نے وہی کیا ہے. ہم نے ایگریشن نہیں کیا, ہم نے ری ایکشن دیا ہے اس دہشت گردی کے خلاف جو ہمارے خلاف کی جا رہی تھی. تو یہ ہمارے پاس اپنا رائٹ ہے اور ہم نے وہ رائٹ آف ڈیفینس اپنا یوز کیا اس کے اندر. بالکل, رائٹ آف ڈیفینس کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کی ہے. ماہر بین الاقوامی امور سینئر تجزیہ کار نثار سید صاحب جی ٹی وی نیوز سے بات کر رہے تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.